ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज सर अच्छा तो लग रहा है बाजार को देख के कि मार्केट फिर से 550 वाली रेंज पे आ गया और ब्यूटीफुल वी शेप रिकवरी निफ्टी के अंदर बनी, 10,800 से लेके ऊपर आया। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि बाजार तो ऊपर आ गया, हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं आ पाए। दो दिक्कत हुई, दोनों दिन गैप हो गया। आप 3 दिन की छुट्टी में माल तो लेके नहीं जा सकते थे। अच्छा, जो दिलेर लोग हैं वो लेके गए तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये तो सिंपल सा सिद्धांत है, जो रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप अभी आपका व्यू क्या है? आप भी एक बार वेट करोगे कि ये 550 से 650 वाली रेंज पार हो जाए? तो जितनी डेप्थ बनी थी, चार्ट में आपको दिख जाएगा, मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जितनी डेप्थ बनी थी, यानी करीब 400 से 500 पॉइंट की, वो सारी की सारी हमको मिलेगी इस वी शेप की, अगर ये 650 पार कर जाएगा। जितनी वी शेप की डेप्थ है, ये सारी की सारी डेप्थ हमारे काम आने वाली है। यानी कि कम से कम हो सकता है हम दिवाली से पहले पहले 11,900 भी देख जाएं। चांसेस कितने हैं सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, 11,900 है या 12,000 है दिवाली में, वो तो एक अलग ही मत रहेगा, क्योंकि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो दिवाली सबकी अच्छी रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। अब रही बात ये महीने के सत्र की, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर का जो महीना है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा कंपैरेटिवली। और यहाँ हम जो क्योंकि मैं आपसे जब जुड़ा था तो आप एक वर्ड यूज करते पुल बैक, तो मैं वही वर्ड को दोबारा यूज करूंगा कि पुल बैक है, पुल बैक के संग में आप ट्रेड कीजिए। अब रही बात क्योंकि दो गैप ऑफ ओपनिंग हुई बैक टू बैक और उसमें मार्केट ने ऊपर की तरफ खींचा और इस समय 11,540 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मत अभी यही है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 11,480, और अगर हम और ड्रिफ्ट हो तो 11,420, ये दो लेवल हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे कि ये टूटने नहीं चाहिए। अब रही बात ऊपर की, तो 11,580 का इमीडिएट बेसिस रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम सस्टेन करते हैं तो 11,640, तो मोटा मोटा यहाँ से मेरे को 100 पॉइंट का उछाल है, लेकिन उसमें 11,580 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे में 11,480 का सपोर्ट दिख रहा है, अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहूँ। हाल फिलहाल में अभी क्या मुझे करना है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा एक 20 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट में या 30 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी स्पॉट में आता है तो मेरा रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा और मैं 11,480 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करने की सलाह में रहूंगा। लेकिन चाहे आप पुल बैक को ट्रेड करें, चाहे आप नॉर्मल एग्रेसिव मोड में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आपको ऐसे जो स्विंग है वो देखने को जरूर मिलेगी ये महीने में, और मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आपको नवंबर के महीने में मिलेगी। डन, ठीक है। तो आपको भी अभी वेट करना है, हमको भी वेट करना है, और शायद बाजार भी उसी रेंज पे ही है। ब्रजेश जी बीच बीच मेरे साथ हैं। ब्रजेश जी, एक सवाल ना, दिनेश हमारे एक व्यूअर हैं, वो बार बार एक शेयर के बारे में पता कर रहे हैं। वो मैंने तो उसको भी कुछ दिनों पहले ही देखा, मैं नहीं जानता उस शेयर के बारे में। वो कैम्स करके कोई शेयर है, CAMS। एक बार जरा आप देख के बताना उसके चार्ट देख के, क्योंकि मेरे को लग रहा है रिसेंट की लिस्टिंग है और कुछ खास इसको चार्ट वार्ट तो है नहीं। अब मेरे को तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, अगर आप कुछ बता पाओ तो सर देख लो। मेरे को तो इसके चार्ट भी नहीं ढंग से दिख रहे, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है ये। अनफॉर्चुनेटली डिम्पी जी, मेरे में भी वो है नहीं है कुछ चार्ट ज्यादा, तो मैं इसके ऊपर कुछ। ठीक है, तो दिनेश जी एक काम करेंगे फिर, जब कोई फंडामेंटल एनालिस्ट भी आएंगे ना, जैसे विवेक करवा जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, एक बार उनसे और पता कर लेंगे फिर आपके सवाल के बारे में। क्योंकि ये जो ये शेयर है ना, ये ब्रजेश जी के थाना क्षेत्र के अंदर नहीं आता, तो इसकी इंक्वायरी नहीं होगी यहाँ पे, तो ये किसी और थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लगवाएंगे। ठीक है, इंडसइंड बैंक को क्या शॉर्ट कर सकते हैं? बड़ा ही एग्रेसिव सवाल है, पता कर लेते हैं। सर देखना जरा, इंडसइंड बैंक को क्या शॉर्ट कर सकते हैं? पुल बैक तो है डिम्पी जी, 629 का रेजिस्टेंस है हाल फिलहाल में, अगर चाहें तो उसके बेसिस पे रख के आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, क्योंकि 20 रुपए ऊपर की बात कर रहा हूँ आपसे स्टॉप लॉस लगाने की, और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इमीडिएट बेसिस का लगभग 595 और 587, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं। तो अगर उछाल आता है 610 के ऊपर या आसपास आता है तो एक बार आप
29 का जो रिसेंट स्विंग हाई है उसी का स्टॉप लॉस लेके बेचने की सलाह रहेगी। ये लेवल पे नहीं बेचने की सलाह रहेगी। और अगर मान के चलिए किसी को बेचना नहीं और इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, तो फिर मैं ये कहूंगा 587 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। 600 के अगर ये नीचे ड्रिफ्ट होता है तो आप बाइंग कीजिए 625 और 630 के लिए। तो दोनों वे मैंने आपको बता दिया। ट्रेंड इस समय थोड़ा पुल बैक पॉजिटिव साइड में रादर देन नेगेटिव साइड में। तो अगर शॉर्ट करना है तो उछाल पे ही शॉर्ट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस 629 का स्ट्रिक्ट लगाइए। अगर बाइंग करते तो मुझे लगता है कि बाइंग में ज्यादा पैसा बनेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट। ठीक है, तो बाइंग या शॉर्ट करने का रिस्क ना लें। अगर फिर भी आपने ठान ही लिया कि मेरे को शॉर्ट करना है, वैसे तो है नहीं, देखो पुल बैक का सौदा है, शेयर से लड़ो मत। शेयर जब टूटा था उस समय शॉर्ट करते तो ठीक है, अब शेयर कह रहा है कि मैं चलना चाहता हूँ, मार्केट के इंडिकेटर्स हैं कि फिलहाल अभी वो थोड़ा सा रुक के शायद फिर से चल जाए, तो आप क्यों उसके अंदर पंगा लेना चाहते हो? हाँ ठीक है, फिर भी आपको लग रहा है तो फिर 629 का एक स्टॉप लॉस है, वो आप रख लेना। आप शॉर्ट करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। डिप में मिल जाए तो फिर प्लस कर लेना। सर मैं इन्वेस्टर हूँ, आप कह रहे थे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो इसको शेयर को देख सकता हूँ, स्टॉप लॉस क्या दूंगा उस समय? डिम्पी जी, अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है कि आपका लॉन्ग टर्म है? अगर अगर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सर है मेरे को तो 50 रुपए कमाने हैं, आप ये कैसे भी समझ लो, आप शॉर्ट टर्म समझ लो या लॉन्ग टर्म समझ लो। हाँ, तो ये मर्यादा में अगर हम काम करें, जो जो हमारी शो की मर्यादा है जनरली, जो मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 दिन के लिहाज से, तो आप 587 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर और बाइंग 587 का? हाँ, और बाइंग जो रहेगी वो आपके 600 के नीचे की रहेगी। तो अगर मान के भी चले स्टॉप लॉस अगर हमारा ट्रिगर होता तो मात्र हमारे 13 रुपए जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 625 से 630 का जो दायरा है वो पहले रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, तो वो पहला टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर अगर हमारा स्टॉक चलता है तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये फिर 675 680 पे जाके रोकेगा। तो आपका जो 50 रुपए का जो क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि उसमें वो आंसर हमारा अचीव हो गया है। ठीक है, डन। तो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है ही, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अंदर आकर होकर बाय ही करना है तो फिर बाय ही करो, और आप करो फिर 630 के टारगेट के लिए, 587 के एसएल के लिए, 1 से 2 दिन के लिए। अगर मोमेंटम को राइड करना चाहते हो तो शॉर्ट करने से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट एक सवाल मेरा और है, पहले एक काम करता हूँ, परमार जी का एक सवाल ले लेता हूँ और कपूर साहब का भी सवाल ले लेता हूँ। कपूर साहब का जो सवाल है वो है पिरामिड एंटरप्राइजेस पे, पीईएल पे। तो एक बार जरा वो लेता हूँ। पीईएल पे सर आपका व्यू क्या है? पिरामिड एंटरप्राइज सर अच्छी चीज़ है कि 200 दिन के एवरेज को पार कर रहा है, लेकिन ये उतना भी कन्विक्शन वाला शेयर नहीं हो रहा कि 200 दिन के एवरेज को पार हो आवरली चार्ट पर, तब भी आप में इतना दम आ जाए, इतना मज़ा आ जाए चार्ट को देख के कि हाँ जी ये तो चल सकता है। अभी भी रेजिस्टेंस लेवल तो इसके सामने है ही, जो कि 1385 भी हो सकता है शायद। आपका व्यू क्या है सर इस पे? देखिए डिम्पी जी, लगभग 1180 या 1170 से एक पुल बैक लिया और वहां से इसने जो मोमेंटम पकड़ा है हाल फिलहाल में, वो दर्शा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जैसे आपने कहा 1385, मैं ये कहूंगा 1344, और फिर अगर उसके ऊपर चला तो 1405 के आसपास का दूसरा रेजिस्टेंस निकलता है। ट्रेंड पॉजिटिव है। ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी मेरी 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 सलाह रहेगी कि 1300 के नीचे जाए तो ज्यादा बेटर है। 1240 का हम स्टॉप लॉस लेके बाइंग करेंगे। टारगेट जो हमारा जो रहेगा वो पहला 1340 का रहेगा। अगर उसके ऊपर बंद देता है तो हम होल्ड करेंगे, राइड करेंगे अपने स्टॉक्स को ऊपर के लिए। पार्शियल प्रॉफिट 1340 के आसपास में बुक करेंगे, और दूसरा जो हमारा रहेगा प्रॉफिट बुक करने का वो 1400 के आसपास का रहेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिए। ठीक है, तो आप एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। एक और चीज मेरे को इसके जो दिख रही है ब्रिजेश सर, जरा आप भी देखिएगा आवरली चार्ट पर, ये एक नैरो रेंज में जा रहा है। अब इस नैरो रेंज का ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा सर? ब्रेकआउट के मेरे को भी थोड़े से चांसेस लगते हैं, अगर ये हिम्मत दिखा दे और बाजार कमजोर ना हो तो। देखिए डिम्पी जी, जो आपने आवली चार्ट में कहा, देखिए अगर आप आवली ही चार्ट देखेंगे तो नीचे में 1240 है, ऊपर में 1318 के आसपास या 1320 के आसपास का रेजिस्टेंस निकलता है। अगर ये उस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन कर गया, मान के चलिए 1 घंटे के लिहाज से, तो आप उसमें और एक्टिविटी देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप आवली चार्ट देखेंगे तो एक बैक टू जो अभी जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई उससे
प्रीवियस कैंडलस्टिक अगर आप देखेंगे तो एक इनवर्ड हैमर जैसी या शूटिंग स्टार जैसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है, जो हमेशा इंडिकेट करती है कि वो ट्रेंड रिवर्सल की तरह आप उसको अज्यूम करें। तो अगर उस कैंडलस्टिक्स की अगर आप हाई लेंगे तो वो लगभग 1333 आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम उसको वही कन्वर्ट करते हैं आवरली को डेली में, तो ट्रेंड आपको पॉजिटिविटी में दिखेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप डिप में बाइंग करें, ये लेवल पे बाइंग ना करें, क्योंकि ये लेवल पे आपको सप्लाई ही मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर ये 1333 के ऊपर चल गया तो वेल एंड वेरी गुड, बट फिर भी मेरे लिए फिर वो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा जो मैं 1240 का आपको सुझा रहा हूँ। तो मेरा यही है कि 1300 के नीचे में ड्रिफ्ट होता है, 1240 का हम स्टॉप लॉस लेके बाइंग करेंगे तो हमारा सिर्फ 60 रुपए का हमारा एक रिस्क रहेगा, और ऊपर में 1340 का पहला टारगेट, वहां पर वो अगर क्लोज करता है तो फिर 1400 का दूसरा टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि डिम्पी जी थैंक यू वेरी मच, आपने HDFC AMCs के बारे में हमको जो जानकारी दी थी, मैं एक अच्छे प्रॉफिट में हूँ। बहुत बहुत बधाई सर आपको, हमें भी अच्छा लगता है आपका प्रॉफिट मिल रहा है। देखो रिस्क आपका, ट्रेड आप लेते हो, प्रॉफिट भी आप ही लो, सब कुछ आपका, बट एक चीज़ हमको आप इसके बदले में दे दिया करो, वो हम हक से भी मांग सकते हैं, वो है आपकी बेस्ट विशेस, वो आप हमको दे दिया करो। बस हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ईमानदारी से बताते हैं, किसी शेयर के प्रति हमारा ना ही हमारा कोई स्टेक है, ना ही हमारा कोई किसी तरह का कोई कोलैबोरेशंस है, ना ही हमारा कोई कंपनी के मैनेजमेंट हमको जानती है, ना ही हमारे को कोई गलत फहमियाँ है कि हम ये हैं, हम वो हैं, और हम फलाना है, और हम दिखाना है हम गॉड हैं, और हम ब्रह्मा जी, हम नारद जी हैं, जो भी हैं। तो ना ही हम गलत फहमियों के शिकार हैं। तो स्वस्थ हैं पूरी तरह से, इलाज करवा लेंगे तो पूरी तरह से सारी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी। कोई भी रिपोर्ट में ना तो हमारा एसिड बढ़े हुए आएंगे, ना ही हमारे कुछ ब्लड में कोई दिक्कत आएगी, TLC VLC बढ़ी हुई आएगी। ठीक सर, तो बस आप हमको बधाई देते रहा कीजिए, शुभकामनाएं हमको भी देते रहिए। अच्छी बात। दूसरी बात, आप जरा सेरा सेरेमिक्स पे आता हूँ, और फिर एक सवाल पीछे छूट गया, एक हमारे व्यूअर का भी सवाल था, मैं वो भी लूंगा, पिडीलाइट परमार जी का। पहले जरा सेरा सेरेमिक्स ले लेता हूँ सर, जरा सेरा सेरेमिक्स। सीरा सेरेमिक्स नहीं, 2425 का चल रहा है सर। एक मिनट। देखिए सीरा सेरेमिक्स के बारे में मैं यही कहूंगा डिम्पी जी, अगर आप देखेंगे आवली चार्ट पे एक डबल बेस फॉर्मेशन बना था 2225 के आसपास, वहां से इसमें एक उछाल मिला है, और वो फिर एक लोअर हाइज फॉर्मेशन, हायर लोज फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो लोग जो आपने कहा कि 2425 के आसपास में ट्रेंड मजबूत है, लेकिन ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा होल्ड कीजिए। अगर आज के सत्र में ये 2400 के ऊपर बंद हो जाता है तो आप मान के चलिए इसमें आपको मजबूती मिलेगी, और ये स्टॉक लगभग 2540 से 2550 तक जा सकता है। अन्यथा ये थोड़ा ड्रिफ्ट होता है नीचे की तरफ, अगर आता है तो ज्यादा और बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क आपके लिए और कम हो जाएगा। तो 2400 के नीचे अगर ये ड्रिफ्ट होता है तब भी आप बाइंग करें, 2400 के ऊपर बंद होता है तब भी आप बाइंग करें। और जो स्टॉप लॉस लगाने की जो सलाह रहेगी मेरी रहेगी 2340 की, 2340 का आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें। और जैसे मैंने कहा 2540 से लेके 2550 तक का जो टारगेट है वो आपको आने वाले सत्र में देखने को मिलेगा। डन, ठीक है। तो अच्छी बात आपके स्टॉक के साथ ये है, अगर किसी ने ले रखा है तो कि 2400 के ऊपर ये भी ट्रेड भी कर रहा है, ट्रेड करता रहे। आज एक्चुअली में थोड़ी सी इसकी अग्नि परीक्षा जैसी है। अगर ये आज अपने आप को स्ट्रांगली मेंटेन करके चला जाता है तो फिर मेरे को लगता नहीं कि कोई खास बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। हालांकि इसके पीयर हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, सोमानी सेरामिक्स जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ था, विवेक सर ने हमको बताया था, विवेक करवा जी, वो इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनसे और भी बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने भी एक बार सोमानी सेरामिक्स आपको बताया था, रीजनिंग बताई थी। और उसके बाद फिर हमारे साथ अविनाश भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था जो गैस के प्राइजेस कम हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक सेरेमिक्स कंपनीज को बेनिफिट करेगा, क्योंकि देश की ज़्यादातर बड़ी लिस्टेड सेरेमिक्स कंपनीज जो हैं उनके प्लांट जो हैं एनर्जी के लिए तौर पर गैस बेस्ड है, और गैस के दाम घटने से फ़र्क पड़ेगा और थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो रही है तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा, स्टॉक क्लियर होगा उनका रखा हुआ। ठीक है, सामने दिवाली भी है तो छोटी मोटी चीज़ें तो और भी लगी रहती हैं इसके अंदर।
गुड, ठीक है, आप बने रहो इसके अंदर। आज 2400 के ऊपर रहता तो अगर आपके पास पोजीशन है तो ले सकते हो, और अगर पोजीशन नहीं है, लेना चाहते हो, तो फिर 2356 का 2400 वाले शेयर में 50 रुपए का स्टॉप लॉस तो बनता है बॉस। तो 2350-56 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार ट्रेड ले लेना। ठीक है, विवेक करवा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो आपको कुछ बेहतर फंडामेंटल कॉल और थेमेटिक और कुछ इंपॉर्टेंट तर्क आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, धीरे धीरे आपकी जो शक्ल है ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के जैसे होती जा रही है, क्योंकि आपके जो दाढ़ी का स्टाइल है, आजकल प्रधानमंत्री भी अपने बियर्ड के लिए बड़े फेमस है, ट्रेंड होते हैं बकायदा। तो धीरे धीरे आप देखो ना उसी कैटेगरी में। मेरे को जब फर्स्ट एकदम से मैंने आपकी फोटो देखी, मेरे को लगा ये कैसे, ये क्या हो रहा है, तो मुझसे रुका नहीं गया, तो मेरे को लगा मैं चलो बोल देता हूँ सर। ठीक है सर, मैं भी आपके पास आता हूँ और आपका ये जो परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है इसके बारे में भी जरा चर्चा करेंगे, और शेयरों के परिवर्तन की भी चर्चा करेंगे। एक दो शेयर में जरा और ले लूँ, टाटा स्टील, इस पे क्या करना चाहिए एक बार जरा ये, और फिर एक सवाल पीछे छूट गया था हमारा, परमार जी का सवाल था, वो भी लूंगा। पीडीलाइट, ब्रजेश जी जरा टाटा स्टील और पीडीलाइट जरा दोनों शेयर देखो आप। आज थोड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है इसमें टाटा स्टील में। इमीडिएट बेसिस रेजिस्टेंस 388 का है, उसके ऊपर चला तो 397 है। नीचे में जो सपोर्ट है वो 373 के आसपास का निकल के आ रहा है, उसी का हम स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करने की सलाह देंगे। हालांकि देखा जाए तो 11 रुपए का रिस्क है, और ऊपर में जैसे मैंने कहा कि 388, तो 6 रुपए का ही मुनाफा दिख रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो मैं यही कहूंगा कि हल्का फुल्का कोई डिप आए नीचे में 380 के नीचे का ट्रेड करेगा तो आप वो थोड़ा बेटर रहेगा रिस्क के लिए। आज से 373 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 388, उसके ऊपर सस्टेन तो 397। मुझे लगता है कि 388 एक बार अगर क्रॉस हो गया तो आपको 397, और अगर वो वहां से भी चला तो आप ये मान के चलिए कि एक बार आपको 405 से 407 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 388 का है, उसके ऊपर बंद चाहिए। वही जैसे आपने वर्ड जो कहा पहले कहा था कि एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए इसको, कि अगर ये इसके ऊपर चला तो इसको इग्निशन मिलेगा और स्टॉक सीधा 397 और 405 से 407 तक जा सकता है। तो डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी 373 का स्टॉप लॉस लगा के। सर 388 के पार होने पर ही हमको लेना चाहिए, या मान लो मेरे पास है और मैं लेना चाहता हूं, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस क्या लगाऊं यहाँ पर भी, क्या वो 370 है? देखिए, ये लेवल पे अगर आपको बाइंग करनी है तो 373 है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 388 को टच करके चांसेस है कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाए, तो वो बेसिस पे रख के ही मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा नीचे की तरफ मिलता है तो एटलीस्ट कम से कम आपको 1:1 का रेशियो तो प्रॉफिट का मिल ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव में है। और अगर आप 388 के ऊपर लेते तो मैं 370 का अगर आपको स्टॉप लॉस दूंगा तो 18 रुपए का जोखिम रहेगा। फिर वहां पर मेरे को जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा चेंज होगा, इट वुड बी समवेयर अराउंड 378। ठीक है, मैं आपके पास समझ गया कि इसको ट्रेड को बेहतर करने के लिए, अब इसका रिस्क स्क्वाड एडजस्ट करने के लिए तो थोड़ा सा है तो डिप मिल जाए, स्टॉप लॉस 373-370 की रेंज का बन जाएगा, बट डिप मिल जाए, पता लगे ऐसा ना कि 388 पे ले रहे हैं और फिर हम 18 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और 18 रुपये तो मिलने भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं होगा, या तो पार हो जाने दे उस लेवल को, फिर हम उसके आसपास का कोई स्टॉप लॉस देखेंगे, नहीं तो फिर अभी या तो नीचे आने दो। इस समय 11:09 पे टाटा स्टील 382 के रेट पे ट्रेड नहीं बनता, आगे पीछे का समय फिर देख लेंगे। ठीक है, एक पीडीलाइट और देख लीजिए सर, फिर मैं एक बार जरा विवेक सर के पास भी जाऊंगा। पीडीलाइट आज के सत्र में 1450 है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हाल फिलहाल में कोई एक्टिविटी दिखेगी। अगर आप बड़ी पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ऊपर में 1499 या 1495 समझ लीजिए रेजिस्टेंस है, नीचे में 1384 के आसपास का इसका रेंज का नीचे लोअर एंड का जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है। सलाह तो यही रहेगी, अगर किसी को बाइंग करनी है तो ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। 1448 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा जो लेवल रहेगा बाइंग का वो आ रहा है लगभग 1420 या उसके भी नीचे। अगर उस लेवल पे मेरे को मिलता है तो एक बार मैं 1380 का या 84 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करने की सलाह दूंगा,
और फिर टारगेट जो रहेगा मेरा वो लगभग 1490 से लेके 1495 से लेके 1500 का रहेगा। ये लेवल पे बाइंग नहीं है, ये लेवल पे तो उल्टा मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा ऊपर में और ट्रेड करता है तो एक बार आप बेच दीजिए 1495 का स्टॉप लॉस लेके, और नीचे में जो टारगेट है वो आपको 1410 के आसपास में मिल जाएगा। एक बार छोड़ना चाहें तो जो फ्रेश इन्वेस्टर है, फ्रेश ट्रेडर है, वो छोड़ भी सकता है सर इस शेयर को? बेस्ट वर्डिंग सर, छोड़ के पैसा बनता है। ठीक है, डन, छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो फ्रेश वाला है वो तो बिल्कुल ही ना करे। जिनके पास पोजीशन है उनका पता लग गया है, इनकी 1400 का सपोर्ट है और 1475 यानी कि जिस बड़ी बार का टॉप एज है, ये कहीं ना कहीं आकर रेजिस्टेंस है। तो इस 70-80 रुपए के बीच में शायद घूमता रहेगा। फ्रेश वालों को ट्रेड लेने से भी थोड़ा बचना चाहिए। कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल अब इससे दूर रहा जाए। ठीक है, अब विवेक सर भी हमारे साथ हैं। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विवेक सर, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आपका अपना व्यू क्या है? क्योंकि बाजार में बहुत चर्चा है मॉनेटेरियम को लेकर। अब फिर ये पता लग रहा है कि 2 करोड़ तक अगर आपके पास लोन है, उसके ब्याज पे जो ब्याज है वो सरकार माफ कर रही है, जो बैंक के लिए ठीक नहीं है। पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। ठीक है, मैं रिकवरी वाले पोर्शन पे तो बाद में जाता हूँ। ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्या लोन बटने के कुछ सिग्नल, ग्रीन शूज दिखने लग गए? क्या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अपने कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के लिए पैसा ले रही है? क्योंकि सरकार ने तो कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर वो नहीं करेंगे एक्सपेंशन। तो सरकार से बड़ी कंपनियां भी हैं कि जो ये कह देंगी हम इस साल एक्सपेंशन पे बहुत पैसा लगाने वाले हैं क्योंकि उनको सस्ता लोन मिल रहा है। तो मेरी बैंकिंग 2 हिस्सों में है। पहला, एक तो पुरानी बुक्स को लेकर कंसर्न, दूसरा क्रेडिट ऑफ टेक, जिसको हम कहते हैं कर्ज बांटना, क्योंकि वही उनका मेन कमाई का सोर्स है। वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसके कितने ग्रीन शू आपको दिख रहे हैं? इन दोनों चीजों का सर जवाब मेरे को आपसे ही चाहिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और गुड मॉर्निंग सर। बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग। पहले पोत तो देखो, मोदी जी की दाढ़ी व्हाइट कलर की है, एकदम सफेद है, मेरी काली है। और इनफैक्ट इस वीकेंड में मैं किसी से मिला था, मेरे सीनियर से, तो बोलता है विवेक आर यू डाइंग, मतलब डाई लगाता है क्या? मैं नहीं नहीं सर, आई एम नॉट डाइंग, आई एम अलाइव स्टिल। बहुत बढ़िया। तो ओरिजिनल है, जितना भी है ओरिजिनल है। अब आते हैं आपके इस सवाल पे। ग्रीन शूट, देखो ग्रीन शूट्स दिखेगा क्या, ये बहुत जल्दी आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन से हम लोग बाहर आना चालू हुए हैं, राइट? तो इमीडिएटली अब कंपनीज बैठ के ड्राइंग बोर्ड्स में बैठ के डिसाइड करेगी कि उनको एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है। अब सरकार नहीं करेगी, उन्होंने कह दिया है, क्योंकि सरकार को एक और स्टिमुलस पैकेज लेके आना पड़ेगा। जो पहले आपने बात किए हुए हैं कि पहले जब स्टिमुलस लेके आया था, कोई भी स्टिमुलस दे दो ना, अगर आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हो, आपको बोल दे आपको फ्री में गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी चलाओगे कहाँ? तो वैसा सिचुएशन था। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, अब सरकार को बहुत बड़ा स्टिमुलस लेके आना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो लेके भी आएंगे, मुझे लगता है लेके आएंगे, क्योंकि अब इकोनॉमी को रिवाइवल, तो ये जितने भी दिक्कतें हैं बैंक की वगैरह, ये कब सॉल्व होगी, कब इनकी परेशानी दूर होगी? इनकी परेशानी दूर होगी जब इकोनॉमी वापस रीस्टार्ट हो जाए, लोगों के पास पैसा आना चालू हो जाए, लोग खर्चा करना चालू कर दे, और कुछ हद तक वो हमको ऑलरेडी दिख रहा है। इस बार का जो जीएसटी नंबर्स आया है, वो आप देखो, प्री कोविड लेवल्स जो बोल रहे थे, फरवरी मार्च का लेवल्स है, वो ऑलरेडी हमने टच कर लिया है, उसके आजू बाजू है। तो उससे पता चल रहा है कि हाँ, इकोनॉमी में एक्टिविटी चालू हो गई है, क्योंकि जीएसटी का जो नंबर आता है वो आप समझ लो कि द फाइनल वर्ड है। उसमें पता चलता है कि हाँ, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, और टैक्स जब कलेक्ट होगा जब आप और मैं खर्चा करेंगे, या कंपनीज एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन नहीं, कंपनीज भी माल बेचेगी, तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा पॉजिटिव ग्रीन शूट जो दिख रहा है, वो है आपका ऑटोमोबाइल नंबर्स। ऑटोमोबाइल की बात हम लोग 2-3 शो के पहले कर रहे थे, 2-3 हफ्ते के पहले, लेकिन इस बार जो नंबर्स आए हैं, वो अगर आप देखोगे तो उसमें भी दिख रहा है कि ऑटोमोबाइल का सेल्स भी वापस चालू हो गया है। अब दिवाली भी आने वाली है, तो हो सकता है ये ट्रेंड चालू रहे। तो कंपनीज एक्सपेंशन यहां से करेगी, मुझे नहीं लगता इमीडिएटली करेगी, क्योंकि ये एक अनसर्टेन टाइम्स है। यूरोप में आज भी देखो, वापस फ्रांस लॉकडाउन में जाने की बातें कर रहा है, ग्रीस लॉकडाउन में जाने की बातें कर रहा है, वापस सेकेंड लॉकडाउन। तो ये कहाँ जाके खत्म होगा, ये किसी को आइडिया नहीं है, ना मुझे आइडिया है, ना वो कोई अगर बोल देता मुझे आइडिया है, तो वो एक्चुअली झूठ बोल रहा है। किसी को आइडिया नहीं है क्या होगा करके। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन इंडिया में खुल गया है, और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज इंडिया में ये है कि
अपना जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, और इसके कारण मुझे नहीं लगता कि सेकेंड लॉकडाउन इंडिया में कभी आएगा। तो उसके कारण ये रिकवरी अगर जारी रही तो हो सकता है 2-3 महीने में हमको आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि ये ऑटोमोबाइल का नंबर भी 1 महीने का आया है, एटलीस्ट और 2 महीना ऐसे ही नंबर आए तो पता चलेगा कि हाँ इकोनॉमी सही में रिकवरी हो रहा है। तो 2-3 महीना लगेगा इसको। बैंकिंग की दिक्कतें देखो कम इमीडिएटली नहीं होने वाली है, हो सकता है फ्रेश एनपीएस आना चालू हो जाए, और इसके लिए यही सलाह रहेगी कि जहां तक आप हो सके प्राइवेट बैंक्स में ही रहें, क्योंकि उनका जो भी रिस्क असेसमेंट रहता है लोन देने के पहले, उनका वो रिस्क असेसमेंट बेटर रहता है। और पीएसयू बैंकिंग में भी आज के दिन मतलब कोरोना के पहले जितने भी पिछले 4-5 साल में लोन्स गए हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत असेसमेंट होके गया हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आ सकती है, पक्का आ सकती है, 101% आ सकती है। और एक और आपने सवाल पूछा, ये जो ब्याज पे ब्याज की छूट देने की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, इससे कोई बड़ा नेगेटिव, इनफैक्ट एसबीआई कार्ड के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होना चाहिए, वो मेरे पास आज भी होल्डिंग में है, लेकिन इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझ लो आपने 1 साल का लोन लिया हुआ 1 लाख रुपया, और उसके ऊपर आपका ब्याज बनता है 10,000 रुपया, ठीक है, आपने वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब बैंक क्या पहले करने वाली थी कि 1,10,000 जो ड्यू है उस पे ब्याज लगाने वाली थी 6 महीने के लिए, अगर आपने डिले किया है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम ब्याज पे ब्याज नहीं लगाएंगे, मतलब 10,000 पे नहीं लगाएंगे, बाकी 1 लाख पे तो लगेगा। तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 10,000 पे ब्याज इतना बड़ी अमाउंट नहीं होने वाली है, वो भी 2 करोड़ तक की है, तो आपको 1 लाख पे तो ब्याज देना ही है, क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, तो वो छोटा अमाउंट रहेगा। मतलब वो सेस जो होता है ना, एजुकेशन सेस, टैक्स वगैरह लग के उसके बाद में सेस लगता है, वो सेस कभी भी छोटा अमाउंट रहता है, तो वो बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। इनफैक्ट एक तरीका है ये सुप्रीम कोर्ट को मनाने का कि हाँ हम लोग ब्याज पे ब्याज, मतलब गवर्नमेंट भी अच्छी दिख जाएगी, बैंक्स को भी अच्छा लगेगा, लेकिन कंज्यूमर को भी अच्छा लगेगा, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। तो इस कारण आप देखोगे कि बैंकिंग, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है आपका, एसबीआई कार्ड स्टेबल है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर वो लोग बोलते कि पूरा लोन पे नहीं हम लोग ब्याज लगाएंगे, तब नुकसान होता, तब 1,10,000 पे पूरा ब्याज नहीं लगता, तब बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग बच गए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैं कुछ एक बैंक्स के आइडिया भी आपसे लूंगा अभी आगे चल के, लेकिन 2 शेयर मेरी लिस्ट में आईटी के आए हैं। ब्रिजेश जी जरा आप टेक्निकली उसको देखिएगा। एक तो माइंड ट्री है, और एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ जो मेरी लिस्ट में अभी भी आया है। पहले एक बार आप जरा माइंड ट्री देखो, फिर मैं आपको दूसरा शेयर भी बताता हूँ। ट्रेंड पॉजिटिव है माइंड ट्री में, और ये जहाँ तक मेरा आज का जो सत्र है, मैं उसमें अगर मैं देखूं तो माइंड ट्री ने शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 52 वीक टॉप भी बनाया है। 1373 का 52 वीक टॉप है, और आज के सत्र में भी 1354 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मजबूती है, और जिस हिसाब की मजबूती है, मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में आपको और नया टॉप देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए से 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1310 1315 के आसपास के बैंड का एक सपोर्ट है, और डीपर सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 1265 के आसपास का आ रहा है। अब क्या इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि क्योंकि ओवरऑल अगर आप आईटी फील्ड को देखो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे माइंडट्री हो, या एनआईटी टेक, नाम शायद उसका भी चेंज हो गया है, एससीएल टेक, ये कुछ मजबूत काउंटर है आईटी में, जो कि या इवन विप्रो या इन्फोसिस की कहूँ तो ओवरऑल पैक अगर आप देखेंगे तो आईटी में मुझे लगता है कि बाइंग देखने को मिलेगी। तो 2 चीजें कर सकते हैं, या तो पार्शियल बाइंग कर लें, या फिर ये है कि थोड़ा अगर डिप आता है 1340 के आसपास में, तो 1310 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करें, और टारगेट जो रहेगा वो मेरा लगभग 1385 के आसपास का रहेगा। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको 1405 1410 के भी लेवल आपको मेंटेन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, माइंड ट्री के सामने ही आप एक और शेयर भी रखना सर, वो है विप्रो। माइंड ट्री के सामने रखो विप्रो को आप, और जरा विप्रो को देखो, क्या मैं इन दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूँ, तो फिर किसको लूँ? विप्रो को भी देख लो लगे आज सर। विप्रो का चार्ट ज्यादा बेटर रहेगा माइंड टी के लिहाज से, अगर आप मुझसे कहें तो मैं यही कहूंगा कि 1319 के आसपास का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करें। और जैसे कि यही स्टॉक ने भी नया एक 52 वीक टॉप बनाया है, और अगर आप एनएससी का इंडेक्स भी देखेंगे तो 10 कंपोनेंट है उसमें, टेक के शेयर्स हैं, जिसमें कि 9 आज पॉजिटिव में, और ऑलमोस्ट रफली अराउंड 3 से 4 स्टॉक ऐसे जिन्होंने नया 52 वीक टॉप बनाया। तो आईटी में बाइंग दिख रही है,
मौजूदा स्तर पे आप विप्रो को ही बाइंग करें कंपैरेटिवली। अगर माइंट्री के चार्ट से अगर मैं कंपेयर करूं 1319 का स्टॉप लॉस लेके प्रेजेंट सिनेरियो में बाइंग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 1342 1344 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या रखूं? 1319 सॉरी 1319, 300 319 ना, ठीक है। सॉरी 319 टारगेट रहेगा। 344 342 344। ये वीकली चार्ट और ये मंथली चार्ट आपके स्क्रीन पर हैं विप्रो का। कहीं भी आप देखो, है तो स्लो मूवर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कांस्टेंट ग्रोथ वाला ही शेयर। क्योंकि जब आप शेयर को, कई बार क्या होता है ना, हम लेते हैं तो हम बहुत छोटा उसके आसपास दाएं बाएं चीज़ें देखते हैं, लेकिन लेने से पहले मेरे को लग रहा है कि उसका पूरा चेकअप करवा लो, उसका मंथली वीकली आवरली सब देख दाख लो, और जहां आपका डाउट है वहां एक्सपर्ट से पूछ लो कि भाई मेरे को तो ऐसा प्रॉब्लम है, या ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ हो रही है। एक्सपर्ट आपको राय दे देंगे, आप उससे सेटिस्फाइड हो तो निकल जाओ, नहीं तो छोड़ दो। कन्फ्यूजन के साथ कुछ लेना ना। मेरे को लग रहा है कि माइंट्री और विप्रो में अगर आप कुछ रखना चाहते हो, माइंट्री का चार्ट भी खराब नहीं है। सेम मंथली चार्ट में माइंट्री का भी आपके सामने रख सकता हूँ, आप जरा देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ये आपके सामने, ये भी वैसा ही है, ब्यूटीफुल चार्ट। कहाँ पे जिस भी लेवल पे आप आए हो आपने कमाया ही है। सेम विप्रो में भी जिस भी लेवल पे आप आए हो आपने कमाया ही है, बट विप्रो की गति थोड़ी सी स्पीड कम रही और माइंट्री की ज़्यादा रही, बस इतना ही फर्क रहा, और कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। वो कंपनी का अपना एग्रेशन और शेयर के अपने भाव के साथ है। ठीक है, डन। विवेक सर, ये लिकर स्टॉक्स को लेकर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। भाई, इस देश में अगर लॉकडाउन में सबसे पहला कोई प्रोडक्ट खुला वो तो लिकर स्टॉक्स ही थे, मतलब लिकर ही था वो। दूसरा, इसका तो इनइलास्टिक डिमांड होता है। भाई आपको अगर तलब है पीने की या आप पीते हो तो वो ठीक है, कुछ समय के लिए पैसा और सब चीज़ें दाएं बाएं थोड़ा बहुत हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज वो तो रहता है, ये इनइलास्टिक है। दूसरा, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक बहुत पढ़ाई की, तो पढ़ने में ये पता लगा कि अब तो मेन के अलावा वुमेन का भी एक नई क्लास मार्केट के अंदर है। फिर एक ये पता लगा कि भारत का जो लिकर कंजम्पशन है, वैसे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट लिकर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू और कंट्रीज अगर आप देखोगे तो बहुत बेहद कम है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो एक बार आप भी नोटिस करवा रहे थे, मेरे को याद है। सारी चीज़ें लिकर कंपनीज के अंदर ये वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है या बकाया है कुछ? देखो, क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज लिमिट में बुरी नहीं होती है। अगर आप लस्सी भी पियो ना, एक ग्लास लस्सी अच्छी रहेगी, 2 ग्लास लस्सी अच्छी रहेगी, एक बाल्टी पियोगे तो फिर भी मर जाओगे। तो कोई भी चीज लिमिट में ठीक होती है। और इनफैक्ट लिकर भी अगर आप लिमिट में उसका सेवन होता है कोई किसी के भी थ्रू, तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन अगर लिमिट में कोई चीज हो तो वो बुरी चीज नहीं है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, हम सब बहुत लोग यहाँ पे व्यूअर्स भी आउट ऑफ इंडिया बहुत घूमे होंगे, मैं भी बहुत गया हुआ हूँ बाहर। तो जहां आप उधर जाके देखो ना, जो कंजम्पशन है कंपेयर टू इंडिया, कुछ भी नहीं है इंडिया में अभी भी। और इंडिया में जैसे आपने बोला कि लेडीज ड्रिंकिंग, ये अब यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट कमेंट नहीं करने लग जाए, लेकिन लेडीज ड्रिंकिंग भी चालू हो गया है। आप कोई भी क्लब, एटलीस्ट मैं चेन्नई में कोई भी क्लब में जाऊं तो वहां पे आपको 50% लेडीज मिलेगी। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी चालू है। तो कंजम्पशन इंडिया में कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स बहुत बहुत कम है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि आप अगले 10-20 साल, जैसे वॉरेन बफेट लेके बैठे हैं ना पेप्सी, वैसे लेके अगर आप भूल जाओ तो आप यहाँ पे कमा के ही निकलोगे। और ऐसे डिस्क्लोजर में बोल देता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज दोनों मेरे पोर्टफोलियोज में है ऐसे। और आज के दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स 525 में चल रहा है, क्योंकि आपने ये मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि इस पे सवाल उठ गया है अभी, तो 225-26 चल रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वापस आपको 580 से लेके 600 दिखा देगा, जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। और लॉन्गर टर्म वाले तो खाली इसको लेके जस्ट भूल सकते हैं। तो आप जब भी खुश होगे, इनफैक्ट किसी के भी हाथ में आप बोतल देखोगे तो आप पूछोगे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की है, यूनाइटेड ब्रूवरीज की है। तो कंपनीज अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, इनएलास्टिक है, आपने जैसे बोला, इसमें थोड़ा बहुत डिमांड अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये रुकेगा कभी नहीं। और जिस दिन ये सेक्टर जीएसटी में आ जाएगा, उसके बाद तो इसकी चांदी चांदी है। तो आपके हिसाब से अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स का भाव जस्टिफाइड है? अभी 525 चल रहा है, इस रेट पे एंटर किया जा सकता है? आराम से आंख बंद करके कर सकते हो आप। ओके।
मैं सर इसको 1 साल के लिए बाय चांस लेना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपसे 2-4 सवाल इसी पे ले लेता हूँ। 1 साल के लिए लेना चाहता हूँ, तो 1 साल में मेरे को टेंटेटिव रिटर्न कितना मिल सकता है? फिर भी चलो, पॉलिसी आई नहीं आई, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ, ग्रोथ आई, जो भी हुआ, बैलेंस शीट के अंदर एक्सपेंशन हुआ, फिर भी टेंटेटिव कितना रिटर्न मैं मान के चलूं? देखो, 1 साल के लिए तो आप ले मत इसको। एक अच्छा। साल इसके लिए बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा। ओके। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने बोला, ये 580 600 वापस जा सकता है। आप अगर इसका पिछले 3.5 या 5 साल का चार्ट भी अगर लगाओ, तो ये इसी रेंज में चल रहा है, 600 रुपया प्लस माइनस 80 रुपया, उसी के बीच में ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? एक बार सुप्रीम कोर्ट का बैन आ गया, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे सरकारी दखल अंदाजी बहुत होती है, कोर्ट से दखल अंदाजी बहुत होती है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का आ गया, एक बार कोरोना आ गया, कभी कुछ इसमें चलते ही रहा है। तो कंपनी सुपर्ब है ये। इसके लिए मैंने बोला, अगले आप 5-10 साल के लिए लेके बैठते हो तो ये हो सकता है मल्टी बैगर बन जाए। आज के दिन ये विजय माल्या की कंपनी नहीं है। बहुत लोग आज भी इसको विजय माल्या की कंपनी समझते हैं, वो नहीं है। जिस दिन इसका नाम डियाजियो इंडिया बन जाएगा, उस दिन लोगों को लगेगा ये एमएनसी कंपनी है। आज के दिन ये एमएनसी है। और अभी सर्दियां, वापस विंटर सीजन, सर्दी का सीजन चालू हो रहा है, तो ये हॉट लिकर जो यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचता है उसका डिमांड अच्छा आएगा। तो अगले मतलब दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस भी अपने को अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो एटलीस्ट 6 महीने में आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो रिटर्न मिल ही जाएगा, और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो ठीक है, तो स्टॉक सर मैं समझ के इसको आप ऐसा इसको मान के करके चलूं कि बैठे रहो। जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो आने वाले 5 साल में होगा। पिछले होना 5 साल का चाहिए, चार्ट यस। आपकी स्क्रीन पर है, मैंने लगा दिया है। ये 2015 से लेके आज 2020 के हम एंड करने को आ रहे हैं, इससे यही कहीं बोल नहीं रहा गया था है मैं, स्टॉक। करेक्ट। हम्म तो यही बोल रहा था, एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई थी। जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का बैन है, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ होते ही रहा इस सेक्टर में। लेकिन आज के दिन ये अच्छे हाथों में है। मतलब कोई भी कंपनी आप अगर लेते हो, फंडामेंटली अच्छा मैनेजमेंट एक खराब कंपनी को भी खड़ा कर सकता है, और आज ये डियाजियो इंडिया बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। दूसरी चीज, फंडामेंटली कंजम्पशन इंडिया में बढ़ने ही वाला है। और तीसरी चीज, क्योंकि इसमें ये जीएसटी में नहीं है, इस कारण थोड़ा स्लो चल रहा है। जीएसटी में आएगा क्या, ये डाउटफुल है। मतलब बहुत आसान काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये सेक्टर अच्छा है। आप इसमें पक्का बने ले सकते हो, बन के मतलब बैठ सकते हो। और ये दो ही कंपनी मैं प्रेफर करूंगा कंपेयर टू एनी अदर कंपनी, क्योंकि ये दोनों एमएनसी कंपनीज का मैनेजमेंट है। इनफैक्ट यूबीएल है हेनिकन, फिनलैंड की कंपनी है वो। हेनिकन उसका ओनर है, और डियाजियो यूनाइटेड स्पिरिट का ओनर है। तो दोनों एमएनसी कंपनीज है ये। ठीक है, तो दोनों पे राय है कि सिर्फ अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स ज्यादा ठीक है सर? दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है। और एक और चीज ये हो रहा है कि क्योंकि अभी विजय माल्या का केस खत्म नहीं हुआ है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज, इनफैक्ट एक और कंपनी है मैकडोवेल होल्डिंग्स, उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स का होल्डिंग था। तो अब यूनाइटेड स्पिरिट ये कोशिश कर रही है कि जितने भी ये विजय माल्या के शेयर्स हैं, ये बैंक से ये लोग ले ले, तो ताकि स्टेक बढ़ जाए। सेम चीज यूबीएल भी ट्राई कर रहा है। तो ये पिछले इनफैक्ट 2 साल से चल रहा है। ये कभी ना कभी तो होना ही है। इसके लिए मैं बोला, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें आप इमीडिएटली रिटर्न मत सोचो। हाँ, आपको 580 600 वापस मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये 600 के प्लस माइनस 80 रुपया ही घूम रहा है पिछले 5 साल से, तो वो आपको ट्रेडिंग रेंज मिलती रहेगी। लेकिन एक एक पोर्शन, मतलब आप अगर समझ लो 200 शेयर लेते हो, तो 100 शेयर तो आप इसमें रख लो पोर्टफोलियो स्टॉक में, और 100 शेयर में आप ट्रेडिंग करते रहो, आपका कॉस्टिंग कम होते ही रहेगा। ठीक है, डन। तो आप यूबीएल पे भी कह रहे हैं रखने के लिए, और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स भी। बड़े इन्वेस्टमेंट कॉल है, फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए सही हाथों में और सही भाव पर है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि हाँ सर की बात बिल्कुल ठीक है, और इस पर हमको ट्रेड ले ही लेना चाहिए। ठीक है ब्रजेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपका कन्विक्शन वाला शेयर जिस पे आपको बहुत इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि हाँ आज के गैप को भी छोड़ दो, आज के मार्केट के मोमेंटम को भी छोड़ दो, इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखो। देखिए टिम्पी जी, जैसे कहा आपने कहा था कि एक तो आईटी पे बाइंग दिख रही है, और उसी लिहाज से मैं टाटा एल्क्सी को ध्यान में लाना चाहूंगा। आज के सत्र में 1319 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और आज के सत्र में भी नया एक उसने 52 वीक टॉप बनाया, 1332 के आसपास का एक नया 52 वीक टॉप है। मौजूदा स्तर में आप बाइंग करने की सलाह रहेगी। थोड़ा डीपर सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लगाइए। 1295 के आसपास का सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 1355 1360 का आ रहा है। और अगर किसी का व्यू थोड़ा सा एक
2-4 दिन के लिहाज से ना होकर अगर 1 महीने के लिहाज से अगर किसी का व्यू है तो स्टॉक में नया एक टॉप बनाने की क्षमता है, और वो जो टॉप मैं कहना चाहूंगा वो होगा लगभग 1525 के आसपास का। लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जिसको हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो लगभग 100 रुपए नीचे है, मतलब 1220 के आसपास में निकलता है। तो अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप 1295 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 1 महीने प्लस का व्यू है तो 1220 का स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 1355 के आसपास में है, और अगर लॉन्ग टर्म का है तो 1500 प्लस का टारगेट है 1 महीने के लिहाज से। ठीक है, 1355 आप दे रहे हो इसका टारगेट, 1295 आप इसका दे रहे हो एक एसएल स्टॉप लॉस, 1319 का भी भाव है। सर यहीं पे एंटर करें कि थोड़ी बहुत गुंजाइश है, नीचे भी मिल सकता है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और ये आपको हो सकता है 1310 के आसपास में भी मिल जाए। 1310 से 1313 पे मिलता है तो आप बाइंग है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में रहेगा। हाँ नहीं ठीक है, वो बिल्कुल 1295 आपका स्टॉप लॉस, वो उसको मत हिलाओ, उसको फिक्स रखो। एंट्री के लेवल के अंदर 1313 तक की भी एवरेज आपकी मान लो बन जाए। अभी 19 चल रहा है, आप मान लो 10 पे ले रहे हो, 12 पे ले रहे हो, 13 पे ले रहे हो, थोड़ा बांट के लो, तो 1313 भी आपके एवरेज बन गया तो क्या रिस्क है? कोई रिस्क थोड़ी ना है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ रिस्क नहीं होगा। 18-19 रुपये का रिस्क है टाटा एलेक्सी ऐसे शेयर्स में। ठीक है, डन सर। 1355 का टारगेट है, 1295 का स्टॉप लॉस है, 1313 की एवरेज बना लेना। अभी 1319 चल रहा है, तो ये शेयर हो गया ब्रजेश जी की तरफ से। 1 से 2 दिन के लिए इसको थोड़ा ध्यान रखा जाए। ब्रजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज का। थैंक यू वेरी मच।